मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बता रहा था पिछले लेक्चर में बच्चों कि एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। एलएचएस में जितना टर्म होगा और आरएचएस में जितना टर्म होगा, वो चाहे ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, ऑल आर डायमेंशनली सेम। मैंने 2 पॉइंट लिखाया था बच्चों, याद रहना चाहिए सारे बच्चे को। द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, दैट इज डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। और दूसरा उसी से निकाल के बोले थे, द टर्म्स व्हिच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैविंग सेम डायमेंशन। कल के लास्ट में मैं बोल रहा था, समझा रहा था आपको कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। साइन के साथ थीटा, तो थीटा इज एंगल, तो एंगल इज डायमेंशनलेस। तो साइन कॉस टैन इस सब का आर्गुमेंट जो एंगल होगा वह डायमेंशनलेस होता है। तो साइन एक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, साइन थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, और साइन थीटा लिखे हैं तो थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। टैन थीटा बोले तो टैन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा और थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। उसी तरह लॉगरिथमिक क्वांटिटीज में बोले लॉग एक्स का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो उस लॉग के साथ जो एक्स लगा हुआ है एक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। उसी तरह एक्सपोनेंशियल वाले क्वांटिटीज का कोई डायमेंशन नहीं होगा, और एक्सपोनेंशियल के पावर का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। कल बार बार मैं लेक्चर में लास्ट में बोला जा रहा था, क्या पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, याद रखोगे। तो मैं एक फार्मूला, एक सवाल लिखा हूँ जो 12 में रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव है ना, न्यूक्लियाई चैप्टर में, चाहे 10th में भी बहुत सारे बच्चे अगर देखे हों तो देखे हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का है, कुछ है रेडियो एक्टिविटी का, डायमेंशन में कहीं कोई मतलब नहीं है उसके। वो फार्मूला दिया हुआ है कि n बराबर n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इस लैम्डा का डायमेंशन बताना है। अभी कथा दिया हुआ है क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़, इससे कोई मतलब नहीं था इस सवाल को। इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि एज पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल is always dimensionless. Therefore lambda t माइनस है, उससे कोई मतलब नहीं है डायमेंशन में। लैम्डा t बराबर m0 l0 t0, t इज टाइम। तो लैम्डा क्या होगा, m0 l0 t0 बाई टी, इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, इसको टी इनवर्स बोला जा सकता है। m0 l0 टी इनवर्स और सिंपली टी इनवर्स। इस फार्मूला में लेमडा जब पढ़ेंगे तो लेमडा इज कॉल्ड डी के कांस्टेंट, लेमडा इज कॉल्ड डी के कांस्टेंट। यह n0 क्या है, तो n0 नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t बराबर 0। ओरिजिनली कितना एक्टिव न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स का वैल्यू दे रहा है n0, और n0 मतलब वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड टूटता जाएगा तो n स्मॉलर देन n0। n है किसी एट टाइम t पर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो जो है वो उस फार्मूला से रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन हमको लेम्डा का डायमेंशन बताना था। एक झटके में हम लोग इसके आधार पर डायमेंशन बता सकते। अब इसी इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोले, एनर्जी बाय टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू लिखा दिए थे 1.38 इंटू 10 का पावर -23 जूल पर केल्विन। वो वैल्यू सब याद रखेंगे, है ना। तो एक सवाल और फिर इसी एक्सपोनेंशियल के आधार पर मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले इसको आप लिख लो, है ना। एक लाइन में आप एक्सपोनेंशियल के पावर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो लेमडा इंटू टी इज डायमेंशनलेस, तो लेमडा इज टी इनवर्स, ऐसे बोला जाएगा डायरेक्ट आंसर। लेकिन लिखने का तरीका मैं बता दिया, सवाल है यह, सिर्फ सवाल इतने दूर में है और बनेगा एक लाइन में बस। या कोई फार्मूला दिया हुआ है, या कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है, अननोन है अल्फा और बीटा, जिसका डायमेंशन हमको लिखना है। तो अभी सवाल में प्रेशर का डायमेंशन आपको आना चाहिए।
तो प्रेशर एक बार फोर्स बाई एरिया सबको पता है, ml-1 t-2। नहीं भी पता है तो अब पता होगा, बार बार इसका यूज करते रहोगे याद हो जाएगा। फिर से जेड डिस्टेंस है तो जेड का डायमेंशन एल होगा। के बोले थे एनर्जी बाई टेम्परेचर, थीटा इज टेम्परेचर, तो एनर्जी बाई टेम्परेचर और टेम्परेचर को मल्टीप्लाइड टेम्परेचर कैंसिल, एनर्जी बचेगा। एनर्जी का भी डायमेंशन सबको आना चाहिए, ml/T-2 वर्क एनर्जी, टर्क, ये सब का डायमेंशन सब बराबर। तो इस सवाल में अल्फ़ा और बीटा का डायमेंशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले तो एक झटका में एक्सपोनेंशियल है तो उसके आर्गुमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, उसके पावर का कोई डायमेंशन नहीं। ये लाइन मैं बार बार लिखता हूँ, एज पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत बार इस तरह का फॉर्मूला आएगा, है ना। गणित वाले बच्चे को, मैथमेटिक्स वाले बच्चे को, ग्रुप वाले बच्चों को मैथमेटिक्स में तो ढेर सारा मिलेगा ही मिलेगा। एज पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, देयरफॉर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू जेड इंटू के इंटू थीटा बराबर m0 L0 T0। डायमेंशनलेस का मतलब है कि उसका कोई डायमेंशन नहीं थे, तीनों का पावर 0 0। हमको चाहिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर के थीटा बाई जेड लिखा जा सकता है डायमेंशनली, के थीटा बाई जेड, या तो 1 हो जाएगा, ये चला गया। अब देखो के की जगह तोड़ के बोलो तो एनर्जी बाई टेम्परेचर, एनर्जी बाई टेम्परेचर इनटू टेम्परेचर, थीटा के जगह ये ऊपर वाला के थीटा हो गया, जेड क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के जगह एल। अब लिख दो भाई टेम्परेचर कैंसिल, एनर्जी का होगा ml/T-2 बाई एल, तो ml/T-2। अल्फ़ा क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा ml/T-2। अगर कोई पूछे इसका अल्फ़ा का डायमेंशन किसके बराबर आया, 4 ऑप्शन दिया रहता, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, कुछ, तो हम लोग या फोर्स का डायमेंशन पढ़े हुए। अब ये तो एक पार्ट हुआ, अल्फ़ा निकल गया, हमको चाहिए अब फिर बीटा। हमने बोला कि एक्सपोनेंशियल वाले क्वांटिटीज़ का ही कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो यह इसका डायमेंशन नहीं होगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा बराबर पी बोला जाएगा। अगेन एज e⁻⁻ अल्फ़ा जेड के थीटा इज डायमेंशनलेस। समझ लो, बड़ा सवाल है यार, बड़ा सवाल है लेकिन आसान है, अगर आप समझ गए हैं, पॉइंट याद है तो। एक्सपोनेंशियल वाले क्वांटिटीज़ का ही कोई डायमेंशन है। देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा बराबर पी। कौन सा वर्ड लिखेंगे मेरे बच्चों, तो डायमेंशनली। तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर अल्फ़ा स्क्वायर बाई पी, यह वर्ड जोड़ देना है डायमेंशनली, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन, ये अल्फ़ा वाला, अल्फ़ा का डायमेंशन ml/T-2 का होल स्क्वायर, अब प्रेशर का भाई ml-1T-2। खुद करना है, वो तो मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस तरह का चीज़ है, लेकिन यह जो बोले इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, LHS RHS बराबर होगा, तो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा बराबर डायमेंशन ऑफ प्रेशर, उसके आधार पर मैं बोला। अब इसको कैंसिल सॉल्व कर ले, कैंसिल कर दे सब एक दूसरे को काट कूट के, तो m2, एक m कट गया, क्या बचेगा बच्चा, m, फिर L2, L-1 है, ऊपर जाएगा तो L का पावर 3 हो जाएगा, T का पावर -4 और +2, तो T-2 होगा। यह बीटा का डायमेंशन निकल गया। फिर से
ml2, अब प्रेशर के लिए -1 था नीचे L में, तो ऊपर गया तो +1 हो गया, तो L3T-2 ये हो जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा, देखो बड़ा सवाल है ना, पूछा हुआ है कम्पिटिटिव लेवल में, है ना, उससे मतलब नहीं है, आपको अभी सीखना है, अभी ये नहीं बताना है कि ये IIT का सवाल है और मेडिकल का सवाल। पहले तो आप फर्स्ट 11th क्लास के स्टार्टिंग से हो अभी, इसलिए अभी तो आपको बेस मजबूत करना है, और उसके बाद तो सवाल का दौर चलेगा, आप अपने आप, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर हर कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल सॉल्व करना सीखोगे। तो अभी 2 सवाल हम एक्सपोनेंशियल वाला रिलेशन वाला बता दिए कि एक्सपोनेंशियल वाले क्वांटिटीज़ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल के पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का टिपिकल सवाल सब है। अब इसके बताने का 2, 4, 5 डायमेंशन और सिखाते हैं नया नया, जिसका वैल्यू हम लोग बार बार रिपीट करेंगे फिजिक्स में 11th और 12th तक मिला के, उसके बाद भी आगे भी। तो वो डायमेंशन सिखा देते हैं पहले, तब यूजेज ऑफ डायमेंशन की बात करेंगे। देखो भाई, इसको लिख लो सब बच्चा, हम इसको मिटा लें। छोटा डायमेंशन 2, 4, 5 फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे चल के आई से रिप्रेजेंट करेंगे, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास के लिए m, डिस्टेंस के लिए l, तो ml²। यूनिट भी लिखा जा सकता है, अभी तो यही सिखाना है कि यूनिट डायमेंशन से हम लोग लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम, I इंटू ओमेगा, आगे चल के MVR, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, सबको पता है, सारे बच्चे को, कि एटम जो है सही वह न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है एटम में, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, वो में यानी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है उसका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है MVR, M इज मास, V इज वेलोसिटी, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसका रेडियस दिया। तो आप डायमेंशन लिख सकते हो इसके आधार पर, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए LT-1 और रेडियस के लिए ml2T-1। इसके आधार पर भी ml² ओमेगा का T इनवर्स, तो ml² T इनवर्स एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। और मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि यह प्लैंक्स कांस्टेंट बार बार आएगा में h, प्लैंक्स कांस्टेंट का है ना फार्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर h न्यू, E इज एनर्जी, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T इनवर्स। हर पिछला चीज़ आपको याद होना चाहिए, पिछले लेक्चर का बात समझ में आना चाहिए, याद रहेगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसका प्रैक्टिस करना है। तो H का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, E फॉर एनर्जी, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। मैं कल बता रहा था कि इस तरह दिया रहे तो दोनों का डायमेंशन सेम है, तो उतना कलाकार हो जाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग ml2T-1 लिख देंगे। तो एनर्जी का ml2T-2, फ्रीक्वेंसी का T इनवर्स, ऊपर गया +1 तो ml2T-1। एक टिपिकल फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, रटोगे मेरे साथ अभी से ही, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR बराबर NH/2π। N इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन किसके बराबर, H के बराबर होगा।
एच का वैल्यू याद होना चाहिए मेरे बच्चों, 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। इसका वैल्यू मैं और लिखता हूँ पहले, ये जूल सेकेंड। एनर्जी इंटू टाइम, यूनिट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं। यूनिट से भी डायमेंशन लिखा जा सकता है। वैल्यू याद रखो, अभी से बार बार बोले जाएंगे इसको। 6-3 लिखा जा सकता है 2 अंक तक डिसिमल के बाद। 6 5 से बड़ा है तो पहले वाला नंबर 1 से बढ़ जाएगा। यह अप्रॉक्सीमेशन का वाइटल पॉइंट होगा। अभी और दिखाते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं हम लोग। 4.14 इंटू 10 का पावर 15 -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है भाई, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये सब कन्वर्सन आपको बार बार मैं कुछ लिखाया पहले भी, और अब इसमें जोड़ते चले जाएंगे हम आपको, है ना। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए, सब वैल्यू सब। अभी तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, केवल यूनिट से डायमेंशन लिख सकते थे, फार्मूला से डायमेंशन। लेकिन आगे हर सवालों में, बहुत सारे सवालों में, अभी 11th में केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, उसमें ढेर सवालों में एच का वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम और डायमेंशनली सेम लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको क्वेश्चन बनाया रहेगा कि किस किस क्वांटिटीज़ का डायमेंशन आपस में सेम है, किसका डिफरेंट है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आप निकालते रहोगे इसका। चलिए आगे मैं दिखा दूँ फिर से। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी से लिखते हैं, बोलते चलते थोड़ा थोड़ा बोलेंगे भी। M1 M2 9th के स्तर में पढ़े हैं, और एक चैप्टर अपने लोग को 11th में पढ़ना है, ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन। 2 पार्टिकल है, M1 M2 मास है, बीच का सेपरेशन R है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है G M1M2/r²। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, NLG, जहाँ G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ G 6.67 इंटू 10 का पावर -11। यूनिट हम तो लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², kg-2, लेकिन आप चाहो तो बना सकते हो ना। G बराबर क्या होगा, हेयर G बराबर Fr² M1 इंटू M2। बोलिए, फोर्स के लिए न्यूटन, R के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg इंटू kg नीचे, तो इस तरह से लिखा जाएगा। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ G फोर्स का डायमेंशन mLT-2 R L² M इंटू M, M-1 L3T-2। अभी सारा वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अभी सवालों में हम लोग जस्ट इसका यूज भी करना शुरू कर देंगे, लेकिन ग्रेविटेशन में बार बार ये फार्मूला का यूज करना है हम लोग को। तो ये हम 2-3 डायमेंशन सिखाए, फिर से और सिखाते हैं, लेकिन अभी तत्काल इसको रोका जाए डायमेंशन को, और हम यूजेज ऑफ डायमेंशन बताने जा रहे हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशन, अर्थात डायमेंशन तो अभी चलेगा, अभी डायमेंशन लिखना सिखाए। मैं बोला कि कोशिश करूँगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पूरे फिजिक्स 11 और 12 दोनों क्लास के स्टैंडर्ड का हम लोग क्या कर ले, डायमेंशन लिखना सीख ले, तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे आगे। चलिए, तो हम टॉपिक बदलने जा रहे हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन भी बोला जा सकता है। देयर आर 4 यूजेज ऑफ डायमेंशन।
फर्स्ट टू गिव द यूनिट, डायमेंशन के आधार पर क्वांटिटीज़ का यूनिट दिया जा सकता है। हर क्वांटिटीज़ का सही यूनिट होगा डायमेंशन के आधार पर, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन मोस्टली का हम लोग डायमेंशन के आधार पर यूनिट लिख सकते हैं। टू गिव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, लिखने को तो लिख दिए एनी फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन है। जैसे एंगल का कोई डायमेंशन तो होता नहीं, लेकिन यूनिट होता है, तो एंगल वाले का सही यूनिट डायमेंशन के आधार पर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। तो हम लोग टू गिव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, अभी तो यूजेस सिखा रहे हैं, लिमिटेशंस में वो आ जाएगा, यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। दो चार एग्जाम्पल देते चले और यूज को ख़त्म करते चाहिए कि ये पहला यूज है, एज पहला लिख रहे हैं, फोर्स का यूनिट लिखना रहे डायमेंशन के आधार पर, है ना। वो न्यूटन और डाइन से अभी नहीं मतलब है, अभी डायमेंशन के आधार पर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट के टर्म में लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़े हम लोग, mlt-2, इसलिए यूनिट ऑफ फोर्स kg मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2 इन MKS सिस्टम, और SI में भी। दूसरा इसी को न्यूटन पढ़ेंगे आगे, है ना। SI में तो इसको न्यूटन पढ़ेंगे, ये नहीं दे सकता है यह डायमेंशन ये देगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वाला, लेकिन उसी को न्यूटन बोलेंगे। ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2, सेकेंड ऐसी क्वांटिटी है, सही है, ऐसा मतलब टाइम ऐसा क्वांटिटी है जिसका सब सिस्टम में यूनिट क्या लिए हैं, सेकेंड, चारों सिस्टम, है ना। तो वह कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका चारों सिस्टम में यूनिट सेम लिया जाए, तो वह टाइम है और वह यूनिट है सेकेंड। तो यह किस में है बच्चों, इन CGS सिस्टम। इसी को हम लोग आगे डाइन पढ़ेंगे। और थर्ड जो है सो बच्चों FPS सिस्टम बोलते हैं। कौन सिस्टम, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। मास के लिए क्या लिखोगे बच्चों, तो LB में लिखना सिखाया था, पाउंड का सिंबल, तो पाउंड इनटू फीट इनटू सेकेंड का पावर -2, और इसी को पौंडल पढ़ा जाता है। पौंड तो मास की इकाई है, पौंडल बोलेंगे। FPS यूनिट में फोर्स का यूनिट जो होगा उसको पौंडल बोलोगे। दूसरा मैं लिख दूं एज वर्क और एनर्जी ml/T-2, इसलिए यूनिट ऑफ वर्क मास की जगह kg, लेंथ के जगह मीटर स्क्वायर, और लेंथ स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, सेकेंड का पावर -2। यह फिर से किस में, इन MKS, और SI में उसी को जूल बोला जाएगा, इसी को जूल। फिर CGS में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इन CGS। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, 9th में पढ़ के आए। मैं बार बार बोलूँगा 9th में जो पढ़े वही 11th में पढ़ाएंगे, थोड़ा उसका ब्रॉड रूप होगा। और जो 10th में पढ़ के आए हैं CBSE बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले बच्चे, ICSE में तो फिर थोड़ा डिफरेंट सिलेबस होता है ना। तो इन CGS में क्या बोलेंगे, अर्ग। और तीसरा पौंड LB फीट स्क्वायर सेकेंड -2 इन FPS, इसको फुट पौंडल बोला जाएगा, फुट पौंडल। फोर्स के लिए पौंडल और डिस्टेंस के लिए फुट, तो फुट इंटू पौंडल, फुट इंटू पौंडल याद रहेगा। तो हम लोग डायमेंशन के आधार पर क्या कर सकते हैं, यूनिट
प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी का डायमेंशन दिया रहे तो यूनिट लिख सकते हैं। तो ये पहला यूज़ था कि हम लोग अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट ना थे डायमेंशन प्रोवाइड कर दिया है चाहे दे दिया है तो अब उसका यूनिट हम लोग डायमेंशन के आधार पर कैसे लिख सकते हैं, तो वो मैं सिखाया। तो पहला यूज में ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा गुड बात है नहीं समझाने वाला, मैं समझा दिया कि डायमेंशन दिया रहे तो आप यूनिट लिख सकते हो उसके आधार पर, चाहे वह गलत सही अलग बात है, लेकिन डायमेंशन के आधार पर यूनिट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ये नहीं होगा। ये तो एसआई में लिखा जाता है न्यूटन के ऑनर में, लेकिन यह लिखेंगे हम लोग डायमेंशन के आधार पर, ये लिखेंगे इस तरह का यूनिट सब जो लिखेंगे सो डायमेंशन के आधार पर लिखा आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट के आधार पर। चलिए दूसरा यूज पर हम झटके में ले जा रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट यूज हो गया टू गिव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, और सेकेंड यूज है टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला और इक्वेशन। किसी फार्मूला को डायमेंशनली कैसे चेक करेंगे कि वह सही है या गलत है। मैं तुमको बताऊं तुम लोगों को कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगा वह रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन जो होगा वह मस्ट बी रॉन्ग, वह गलत ही होगा। अब जैसे कभी हम पूछ दे आपसे, है ना, एरिया ऑफ स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। उसी में कोई बच्चा बोल दिया एरिया ऑफ स्फीयर के जगह 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू से डायमेंशन हो गया एल क्यू, और एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, तो एरिया जो हो गया सो एल क्यू जो बोले 4/3 पाई आर क्यू, वह तो रॉन्ग हो गया ना, डायमेंशनली रॉन्ग हो गया। तो डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सही आंसर है एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, लेकिन वहीं पर कोई लड़का बोल देता एरिया ऑफ स्फीयर के जगह पाई आर स्क्वायर, तो डायमेंशनली वो भी सही था, काहे कि एल स्क्वायर ही आएगा उसका भी। लेकिन वास्तविकता क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का सही फार्मूला कौन है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू का पता नहीं लगा सकते हैं डायमेंशन के आधार पर। मैं बोला था 5 kg के लिए भी एम लिखेंगे, 50 kg के लिए भी एम लिखेंगे, 5000 kg के लिए भी एम लिखेंगे, तो एम से मास का पता चलेगा, लेकिन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू का पता नहीं चलेगा। तो ये ड्रॉबैक है किसका, लिमिटेशन है डायमेंशन का। लेकिन अभी हम लोग यूजेज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट यूज लिखा दिए, सेकंड यूज में मैं लिख चल रहा हूँ। सेकेंड यूज की बात कर रहे हैं। टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला और इक्वेशन। किसी फार्मूला और इक्वेशन को चेक करेगा डायमेंशन के आधार पर वह सही है या गलत है। तो प्रॉब्लम एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग प्रॉब्लम लेंगे। यहाँ फर्स्ट मैं ऐसा ही फार्मूला लिखने जा रहा हूँ जो हम लोग को आगे पढ़ना भी। तो मैं लिखा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर mv²/r। अब जब पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन 9th के स्तर में भी आप कुछ इस सुना हुआ टर्म है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, कि हर प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसको चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशन का, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के लिए सेंटर के डायरेक्शन में जो फोर्स ज़रूरत पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी मीडियम वाला केंद्राभिगामी बोलते हैं, केंद्र की ओर लगने वाला, सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर को ढूंढने वाला, सेंटर की ओर लगने वाला। तो F बराबर mv²/r करेक्ट फार्मूला लिख दिया, और इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे। अभी जस्ट मैं बता रहा था न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब जब भी चक्कर लगाएगा ना किसी ऑर्बिट में, तो उसको सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस केस में भी सेंट्रीपिटल फोर्स यह होगा, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। आगे हम फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अभी मतलब इसी टॉपिक में, डायमेंशन वाले टॉपिक में मैं करूँगा। तो देखोगे, तो यहाँ इसको चेक करना है, इस फार्मूला को। ये एग्जाम्पल में चेक द फॉलोइंग फार्मूला। पहले फार्मूला वाला बात कर लें। यहाँ दे देना है कि m इज मास, v इज वेलोसिटी या स्पीड बोला जाए, वेलोसिटी, r इज रेडियस। चेक करने का तरीका होगा, चलो डायमेंशन ऑफ LHS लिखो, डायमेंशन ऑफ RHS लिखो। अगर दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। मस्ट भी करेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं, और डायमेंशनली करेक्ट बोला जाएगा। और रॉन्ग हो गया, डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, तो वहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन फार्मूला इज डायमेंशन विल बी रॉन्ग, गलत होगा, गलत है, ऐसा बोलेंगे। कोई भी फोर्स हो, फोर्स का डायमेंशन होगा mLT-, विस्कस फोर्स बराबर 6π ηr भी। फिर इसी तरह का फार्मूला, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसी फार्मूला को यूज कर रहे हैं जो हम लोग को पढ़ना है आगे चैप्टर्स में, और अभी से इसको हम लोग याद करते चलेंगे। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज रेडियस। अब क्या है रेडियस? रेडियस फॉलिंग बॉडी का, स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में, किसी लिक्विड में गिरेगा, तब वो एक फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, जो उसके मोशन का अपोज करेगा, वो रेडियस ऑफ, जैसी दे रेडियस, और भी है वेलोसिटी। चेक करना है इस फॉर्मूलाओं को। टाइम पीरियड ऑफ, हम सही फार्मूला ही लिख रहे हैं जो फिजिक्स में हम लोग को आगे पढ़ना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t बराबर 2π√L/J। L बराबर इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ भी समझेंगे। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले इस तीनों को कर ले, तब हम लोग करें। तो प्रॉब्लम ही है यह, पहला सॉल्यूशन दे दिए। यहाँ पर एग्जाम्पल के जगह हम लोग क्या लिख सकते थे? प्रॉब्लम। पहला डायमेंशन ऑफ LHS, फोर्स है भाई, फोर्स का डायमेंशन mLT-2। डायमेंशन ऑफ RHS, RHS हेयर मास की जगह m, वेलोसिटी की जगह LT-1 होल स्क्वायर, रेडियस L, डायमेंशनली में, डायमेंशन में रेडियस के लिए L। तो क्या होगा? mLT-2 होगा, यह डायमेंशन ऑफ LHS के बराबर हो गया। तो RHS का डायमेंशन LHS के तो क्या लिखेंगे हम लोग? यह 10 the given
formula is dimensionally correct. मैं तुमको बोलूं कि डायमेंशनली करेक्ट तो लिख दिया, डायमेंशन के आधार पर अभी पढ़े, आगे फार्मूला भी ड्राइव करेंगे तो यही फार्मूला आएगा। तो यह एकदम सही फार्मूला F बराबर mv²/r। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर लिखने का पैटर्न होगा वह डायमेंशनली करेक्ट बोला जाएगा। अब इसी आधार पर दूसरा तीसरा करते चले जाएंगे हम लोग। पहले फर्स्ट को आप लेकर समझना। चलो भाई, अब सेकंड पर आ जाओ। मैं पिछले लेक्चर में बता रहा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसा यूनिट पास बोले थे, CGS यूनिट पॉइज बोला गया था, और उसका डायमेंशन में लिखाया था प्रेशर इनटू टाइम के आधार पर बोला था ml-1 T-1। तो पहले तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला। तो मैं वही क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ पूछने का, चाहे बताने का, सिखाने का, जिससे रिलेटेड डायमेंशन पहले हम लोग सीख चुके हैं। तो इसका मतलब है पिछले लेक्चर्स के बाद को सारे को आपको अपने मेमोरी में रखना पड़ेगा। चलिए दूसरा में यह था, तो डायमेंशन ऑफ फिर से क्या, LHS फोर्स है तो ml-T-2। डायमेंशन ऑफ RHS सिक्स न्यूमेरिकल पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ईटा का डायमेंशन क्या होगा, ml-1 T-1, वो लिखा हुआ है, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशन हम पहले से आपको ml-1 T-1 लिखा रखे, और इनटू रेडियस तो L, वेलोसिटी तो LT-1 क्या होगा, m तो रह गया, L-1 L+1 फिर L, तो L बचा T का पावर -2, या डायमेंशन ऑफ LHS हो गया। ये लाइन जो है सो एकदम याद हो गया आपको, 10 द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। यही लाइन को उठा के यहाँ भी पुट कर दे, आप लिख डालो, आप खुद अपने नोट्स में लिख देते रहोगे, 10 द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब थर्ड सवाल पर ले चलते हैं, उसमें थोड़ा टर्म सबको भी समझाएंगे, है ना। तो देख लो भाई, LHS RHS का डायमेंशन बराबर है तो वो फार्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट बोला जाएगा। अब थर्ड सवाल है सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। अब क्या है सिंपल पेंडुलम में, सो दिखा दे थोड़ा सा, आगे SHM पढ़ेंगे, बहुत आगे पढ़ेंगे, तब इस फार्मूला को आएंगे। विस्कोस फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सब 11th का है, और ये सर्कुलर मोशन में आएगा वो फार्मूला mv²/r वाला जो हम दिखाएं। या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलेंगे, या एक बॉब होगा, पहले बॉब लटका रहेगा हुक से, बॉब बोले तो लोलक बोलते हैं हिंदी में, गोला छोटा। यहाँ जो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये जो सेंटर है यहाँ तक के लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ में क्या हो गया, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। सवाल में आएगा इस आगे जब हम लोग जोड़ना सीखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट ई सब के आधार पर, तब इस तरह का सवाल मिलेगा हम लोग को एस.सी. वर्मा में। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ हुक प्लस लेंथ ऑफ प्लस रेडियस ऑफ बॉब, इस दोनों को मिलाकर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बोली जाएगी। तब इफेक्टिव लेंथ, हमको यहाँ इफेक्टिव लेंथ
सिर्फ समझा देना था। इफेक्टिव लेंथ का डायमेंशन एल होगा, तो एल एल, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वैल्यू ऑफ जी आपको याद होना चाहिए। यहाँ ज़रूरत है नहीं सवाल में, लेकिन वैल्यू ऑफ जी हर जगह अलग अलग हाइट पर अलग अलग डेप्थ में गहराई में जाएंगे, जी का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल सी लेवल बोलते हैं, जी का वैल्यू क्या बोलोगे, 9.81 लिखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे। इसी को लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख देते हैं। इसी को दूसरे सिस्टम में ले जाओ, या CGS में हो गया, या SI में हो गया, या 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अभी से आपको ये सब वैल्यू मैं जो लिखता हूँ उसको आपको मैं एकदम याद करते चल रहे हैं। 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सवाल पर आ जाएं। डायमेंशन थर्ड सवाल बताने जा रहे हैं, थोड़ा इसको समझा लेने के बाद। डायमेंशन ऑफ LHS टाइम पीरियड है तो T होगा। डायमेंशन ऑफ RHS, ये बॉक्स में ब्रैकेट में लिखने की पुरानी परिपाटी है तो लिखा जाता है ना डायमेंशन को इस तरह से। डायमेंशन ऑफ RHS, फिर मैं बोलूँ 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो L कैपिटल L लिख दिए, और G एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो LT-2, और रूट का मतलब होता है 1/2। तो क्या होगा बच्चा, LL कैंसिल, T का पावर 2, होल का पावर 1/2, क्या बचेगा T। ये किसके बराबर हो गया, डायमेंशन ऑफ LHS। फिर वही लाइन लास्ट में लिखा जाएगा, दस द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता है कि यह सही है फार्मूला, वो आगे के क्लास में ड्राइव किया जाएगा, आगे SHM जब पढ़ेंगे तब। अभी डायमेंशन के आधार पर चेक करना था ई लाइन, लेकिन निश्चित तौर पर लिख देना है। मैं लिख देता हूँ फिर से यहाँ पर, दस द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो भाई अपना पढ़ाई घर पर रह के करते रहना है सबका, है ना। बार बार एक ही चीज़ को नहीं समझाना है कि मैं जो लिखाया उसको लिखो, पढ़ो, ये करो। वो आपका अपना पैटर्न हो जाएगा कि किस तरह से अभी की पढ़ाई को हमको पढ़ना है। इस लॉकडाउन के दरमियान जब टीचर सामने में नहीं है, मतलब टीचर सामने में कहने का मतलब मैं क्वेश्चन पूछता, आप जवाब देते, तब उसका बात होता। यहाँ तो जो चीज़ है प्रॉब्लम मैं ही अपने से बोलते जा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ। तो आप तो घर पर रह के वो न्यूमेरिकल वैल्यू सब निश्चित तौर पर अभी से आदत डाल देनी। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू, गैस कांस्टेंट का वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू। मैं पिछले क्लास में बार्न सिखाया, बार्न इज़ द यूनिट ऑफ एरिया, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। स्लग इज़ द यूनिट ऑफ मास। चंद्रशेखर लिमिट को बोला कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन 2 इंटू 10⁻30 kg। वो सारा NCERT के बुक्स में टेबल बना के दिया हुआ है कि मास सन का, मून का ऑर्डर दिया हुआ है। तो सबका कोशिश करना है जितना हो सके, प्रैक्टिस से सबको दिमाग में रखते जाना है। सब याद कर लेंगे ऐसा संभव भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इतना करेंगे कि नहीं भी तो 4 को जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें आपको अपने आप झलक जाएगा कि हाँ अरे यार यही है होगा, 10⁻30 kg या 10⁻25 kg, या ये क्या ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन का मास बोले तो 10⁻30 9.11 इंटू 10⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और 9.1 को ऑर्डर में 10 लिख देंगे तो 10⁻30 kg का ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन के मास का ऑर्डर 10⁻27 kg होगा। तो इस तरह से बात सबको आपको याद करने का कोशिश करना है। अभी 2 यूज बताएं, अब थर्ड यूज है जिस पर ढेर सारा सवाल सिखाना है, थर्ड और फोर्थ यूज पर। तो थर्ड यूज की चर्चा मैं कर दूं थोड़ा सा। सवाल बताएंगे लेकिन थर्ड यूज पहले चले। To convert physical quantity
from one system to another system. एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे न्यूटन फोर्स का ये यूनिट है एसआई में, डाइन है सीजीएस में, तो तुमको कहेगा कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन, कन्वर्ट 100 डाइन इंटू न्यूटन। किसी को किसी एफपीएस वाले को सीजीएस में, सीजीएस वाले को एसआई में, एसआई वाले को सीजीएस, जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कहे। तो मैं अभी एक सिंपल सवाल से लेकर बढ़ता हूँ और सिंपल से लेकर बढ़ते चले जाएंगे आगे। तो सबसे आसान पहले प्रॉब्लम 1, convert 1 न्यूटन into डाइन। 1 न्यूटन कितना डाइन, 1 न्यूटन हाउ मेनी डाइन, ये सवाल हो गया। तो तुम लोग को आइडिया है मेरा बच्चा, हम पहले भी अभी बोले हैं और पहले से आइडिया है कि न्यूटन और डाइन फोर्स की यूनिट है। न्यूटन एसआई यूनिट है और डाइन सीजीएस यूनिट है। ये पता है कि हमारा 1 न्यूटन न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यूनिट न्यूटन है इन एसआई, और सीजीएस में यूनिट है डाइन। तो हम लोग को सेकंड जो सीजीएस सिस्टम में उसमें वैल्यू बताना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा। तो हमारा अपने लोग का पढ़ा हुआ चीज़ है N1U1 बराबर N2U2। हम आपको ये चीज़ बताना जा रहे हैं, जो गिवन होगा उसको 1 मानेंगे, जो डिजायर्ड होगा वह 2। कोई लॉ नहीं है, जो आपको मन में आए 2 ही गिवन मानेंगे तो 1 डिजायर्ड होगा। लेकिन हम कहेंगे कि जो गिवन है, जो दिया हुआ है मेरा, जैसे ही 1 न्यूटन दिया हुआ, तो यह पहला सिस्टम वाला जो हो गया सो 1 हो गया, और जो इसमें निकालना है वह 2 मानेंगे। तो अब इसी को आप देखो, तो सॉल्यूशन हियर न्यूटन and dyne are the SI and CGS unit of force. respectively। ये लिखा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। फोर्स है तो पहले फोर्स जान गए कि न्यूटन और डाइन फोर्स के लिए, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन एज फोर्स बराबर डायमेंशन ऑफ फोर्स बराबर mLT-2। ये अभी डायमेंशन के आधार पर बात कर रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन mLT-2 अगेन एज N1U1 बराबर स्मॉल लेटर से भी लिखा जा सकता है N2U2। मैं बोला 1 न्यूटन डाइन, N2 का वैल्यू निकालना है, तो N2 बराबर क्या लिखोगे, N1U1/U2। N1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 न्यूटन। 100 न्यूटन रहता तो 100 लिखना पड़ता, जो रहेगा वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1। और यूनिट हमने बोला डायमेंशन के आधार पर यूनिट लिखना है, लेकिन ये पता है कि न्यूटन एसआई है, एसआई यूनिट है फोर्स का। तो एसआई यूनिट में मास के लिए क्या लिखाएगा बच्चों, केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, और ले जाना है U2 किस में, डाइन। डाइन बोले तो सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड। अब जितना जितना पावर है इसको देख ले पहले। मास का पावर 1 नहीं कुछ है तो 1, तो 1 लिखना नहीं है। लेंथ का पावर 1, टाइम का पावर -2। ये प्रोसेस समझे क्या, जो गिवन है ऊपर होगा, जो डिजायर्ड है वो नीचे वाला ही होगा। हम कहेंगे जो दिया हुआ है सो ऊपर लिखना है, जो निकालना है उसको नीचे लिखना है। ये सब आपको दिमाग में रहेगा तो आपको कभी ऊपर नीचे में दिक्कत नहीं होगा। तो चलो भाई, अब कन्वर्शन आता है। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, नीचे तो ग्राम है ही, फिर मीटर 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, और सेकंड कैंसिल होकर 1 का पावर -2। मैं बोला 1 का पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, और ग्राम कैंसिल हो गया, 1000 × 100 हो गया 10 का पावर 5। यहाँ यूनिट नहीं लिखाएगा, यह तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड किया है, N2 बोला। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 टाइम। अपने लोग के बिहार
बोर्ड का एग्ज़ाम तो होता नहीं है 11th का। 11th में तो स्कूल कॉलेजेस का एग्जामिनेशन होता है। तो स्कूल कॉलेजेस का ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। अब इसी सवाल को मैं बदल दूंगा दूसरे सवाल, है ना। तो अब ये वो सवाल बेसिक छोटा सवाल सीख लिए, तो इससे रिलेटेड अब बड़ा बड़ा सवाल हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहले इसको आप समझ के लिख लीजिए पहले, और तब आगे बात करते हैं। अब इसी सवाल में कन्वर्ट, मतलब दूसरा सवाल बोल देते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। आपको पता है जूल ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, वर्क, अर्ग इज द CGS यूनिट। हेयर उसी को हम लिखने, जूल एंड अर्ग आर दी SI एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, वर्क भी बोल सकते हैं रेस्पेक्टिवली। हेयर देखो कितना आसान है, मेरे को तो आसान है, मिटा रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा, सबको सिस्टम में लिखना। एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2, यहाँ सारा चीज़ सेम रहेगा, केवल L का पावर 2 हो गया तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, 2 आ जाएगा। यहाँ 100 का पावर 2 आएगा, इट मीन्स 10 का पावर 3000, या 10 का पावर 4 होगा। तो ये लास्ट में क्या लिखाएगा, 10 का पावर 7, और लास्ट में क्या हो गया 1 जूल। आपको लिखा चुका है न्यूटन और डाइन वाला, ऐसा नहीं कि आप भी वहाँ पर कट के ऐसा करेंगे, कुछ नहीं, वो तो अगला सवाल में बता रहा। 10 का पावर 7 अर्ग, इसका उल्टा भी लिख सकते हो, 1 अर्ग बराबर 10 का पावर -7 जूल। देखो कितना आसान हो गया सवाल, तो उसी पर हम क्या कर दिए, मिटा के बना दिए। तो कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग। आगे देखो फिर से मैं सवाल ले चल रहा हूँ, ऐसा सवाल है ना। अभी तो मैं बता चुका हूँ बहुत सारे 4 डायमेंशन, अगर डायमेंशन नहीं भी पता रहे, यूनिट दिया रहे, तो हम लोग उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। तो देखो अब क्या कहते हैं थर्ड सवाल में, प्रॉब्लम में, पहले इसको देख लिए ना। जिट्टो वहाँ फोर्स का डायमेंशन से स्टार्ट किए, यहाँ वर्क की और एनर्जी के डायमेंशन से स्टार्ट किए। अगर प्रेशर का वैल्यू दिया रहता तो प्रेशर का डायमेंशन लेना पड़ता, CGS में दिया रहता, SI में निकालना रहता, तो ऊपर में CGS वाला वैल्यू लेते, नीचे SI वाला लिखते। तो मैं एक सवाल और भी बताता हूँ फिर से, के लेक्चर में उसको कंप्लीट करके रखेंगे। तो अगले लेक्चर में आप और सवाल सब दिखाएंगे। चौथा यूज पढ़ाएंगे, टू ड्राइव द रिलेशंस अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 या 3 क्वांटिटीज़ में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा में भी करेंगे, लेकिन डायमेंशन का लिमिटेशंस होगा कि 3 क्वांटिटीज़ में, एक क्वांटिटीज़ को 3 क्वांटिटीज़ में हम लोग, और जितना है सब हम बार बार बोलते हैं कि अगले लेक्चर में आपको मैं कोई क्लासिकल पैटर्न से सिखाऊंगा, लेकिन टाइम अभी इसमें लग रहा है, इसलिए अभी हम नहीं बताने जा रहे हैं कि हाउ वी मेजर द मास, हाउ वी मेजर द लेंथ, हाउ वी मेजर द टाइम। वो सब दिमाग में रखेंगे, खुद पढ़ते भी रहेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन हम बताएंगे, मेरी ड्यूटी है वो, है ना, उसको समझा देंगे क्लासिकल चीज़ सबको भी। और अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कंप्लीट करते रहना है, थोड़ा कम ही अभी दे रहे हैं आपको, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और भी डोज बढ़ता जाएगा आपका। सारा वैल्यूज़ को अभी क्या करना है, याद रखना है। NCERT के लास्ट में अपेंडिक्स सब दिया हुआ है, उसमें अपने से भी जितना आपकी क्षमता है, उस क्षमता के तहत, समय तो समय ही, अभी कहीं तो जाना ही नहीं है, कोई समय की बर्बादी नहीं है, केवल आपके मन में बैठ जाए कि हमको पढ़ देना है, पढ़ना है तो पढ़ दोगे, तो उसको पढ़ते रहोगे और अपेंडिक्स सबको देखते रहोगे। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, अलजेब्रा का फार्मूला, वो तो हमारा अगला मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक होगा, 2-3 लेक्चर लग जाएगा उसमें, है ना। 3 लेक्चर में हो जाए तो जब बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स का तो बेस है वो सब। तो वो सब चीज़ को खुद भी अभी आपको पढ़ना है, 10th में पढ़ के आए हुए हैं बहुत सारा चीज़, उसी में कुछ ट्रिक सब सीखना है और नई बात को सिखाना है। तो इतना ही रखना है, घर पर रहकर पढ़ना है आपको, बस पिछले पढ़ाई को कंप्लीट करते रहना है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ये सबको अभी से देखना है ना। पीरियोडिक टेबल का ट्रिक सर लोग, केमिस्ट्री के सर लोग सिखाएंगे, हम भी आपको सिखाएंगे, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग को सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। कोनो सब्जेक्ट में कोई बटवा ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री फिजिक्स वाला ये पढ़ा देंगे और क्या, आपको जितना सिखा दे उतना ही आपको आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों।